हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, अगर आप क्लास 12th में हैं और आगे टॉप कॉलेजेस में पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अब इस एग्ज़ाम की क्या एलिजिबिलिटी है और एग्ज़ाम ये एक्चुअली में क्या होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कब इसकी डेट्स निकलती है, और अगर आप अभी क्लास 12th में हैं और आपको 26 में कॉलेज लेना है तो कब आपको फॉर्म फिल करना होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET को क्यों लाया गया। अब देखो, जब आपका एग्ज़ाम CUET नहीं था, इसके पहले अगर आपको 12th के बाद कोई भी कॉलेज चाहिए, क्योंकि ऐसा रूल है कि अगर आप क्लास 12th के बाद किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है उस कॉलेज के लिए। CUET से पहले आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ता था, अलग अलग एग्ज़ाम्स देने पड़ते थे, और फिर उसके बाद जिसमें भी आप अच्छे नंबर लाते हो आपको वो कॉलेज मिलता था। अब अगर आप सोच रहे हो कि आपने 10 कॉलेज देख करके रखा, अगर इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें, तो आपको 10 अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया CUET, डैट इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि आपको नाम में ही दिख रहा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सारी यूनिवर्सिटी के लिए अब एक टेस्ट लिया जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इस फॉर्म को आप फिल करेंगे, फिर आप एग्ज़ाम देंगे, और जिस हिसाब से आपके परसेंटेज होंगे उस हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलेंगे। इसमें आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, जामिया मिलिया इस्लामिया भी हो सकता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है, कॉलेज की कितनी कट ऑफ जा रही है और आपका क्या परसेंटेज आपने CUET में लाया है। तो अब अगर हम बात करें कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि CUET एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराता है। CUET एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराता है NTA, दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो आपकी नीट एग्ज़ाम्स, जो आपके JEE का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वही बॉडी सेम आपका CUET भी कंडक्ट कराती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा, क्या अगर मेरे को नीट देना है, मेरे को JEE देना है, तो क्या मैं CUET का फॉर्म नहीं फिल कर सकता? कर सकते हो। आप एक साथ तीनों फॉर्म फिल कर सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है कि NTA सेम बॉडी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। तो ये तो क्लियर हुआ कि CUET आपको देना है और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली बॉडी है NTA। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन की, तो इस एग्ज़ाम को अगर आप देने जा रहे हैं तो यहाँ पे पेन और पेपर का कोई यूज़ नहीं है। आपका एग्ज़ाम CBT मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे, आपके लिए एक कंप्यूटर होगा, उसमें आप लॉगिन करोगे अपनी यूज़र ID और पासवर्ड के थ्रू, और उसमें ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। पेन और पेपर का कोई यूज़ नहीं है। यानी कि जो एग्ज़ाम है टोटली, मतलब ऐसा नहीं कि हाफ बच्चे CBT दे रहे हैं और हाफ बच्चे आपका पेन पेपर दे रहे हैं, टोटली CBT मोड है, यह आपको समझना होगा। नाउ अगर मैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूँ तो 2025 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 13 इंडियन लैंग्वेजेस में आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, और ये लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब अगर मैं बात करूँ प्रॉपर प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, मार्किंग स्कीम, तो समझते हैं हम 2025 के अकॉर्डिंग, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं कॉलेज का, वहाँ पे मैं ये PDF शेयर कर दूँगी आपके साथ। अब मैं बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन जो होता है आपको CUET.NTA.nic.in की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे करना होता है। अगर टोटल सब्जेक्ट्स हम देखें जो आपको CUET में मिलता है चूज़ करने के लिए, 37 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपके 13 लैंग्वेज के सब्जेक्ट होंगे, 23 डोमेन स्पेसिफिक और 1 जनरल एप्टीट्यूड जिसको हम GAT कहते हैं। हम पेपर पैटर्न भी देखेंगे कि किस में से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस फील्ड वाले बच्चे को, अगर आपको BA लेना है, अगर आपको BCom लेना है या आपको BSc लेना है, तो आपको इन सब्जेक्ट्स में से किस तरीके से सब्जेक्ट सेलेक्शन करना होगा। वेट करिए, मीडियम हमने देख लिया। अगर हम सिलेबस की बात करें तो लैंग्वेज में आपको टोटल 13 लैंग्वेज मिल रहे हैं, और जो लैंग्वेज होता है वो आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी। सिलेबस के ऊपर हम डिफरेंट वीडियो लाएंगे जिसमें हम डीप में बात करेंगे प्रॉपर। डोमेन सब्जेक्ट्स में आपका NCERT का सिलेबस होगा। जैसे अगर आपका साइंस है तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो जो NCERT बेस्ड सिलेबस है वही आपका CUET में आता है, क्योंकि 12th के बाद आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो 12th बेसिस का ही सिलेबस आएगा। जनरल एप्टीट्यूड में बात करें तो GK, करंट अफेयर्स, थोड़ी सी रीजनिंग होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी होता है। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता, बट हाँ, आप अगर क्लास 12th में हैं तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हाँ, थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन इसमें करना पड़ेगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। नाउ ये तो हमने सिलेबस देख लिया जिसके ऊपर हम डिटेल में अभी बात करने वाले हैं।
चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की बात करें तो कैंडिडेट्स में चूज अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्टेड इन क्लास 12th। यहाँ पे ये क्लियरली बोला गया है कि आपको जो सब्जेक्ट चूज़ करना है, आप 5 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो 37 सब्जेक्ट्स में से। अब चूज़ कैसे करना है? अगर आप कॉमर्स के हो और आप सोच रहे हो कि मैंने कॉमर्स में अकाउंट्स लेके पढ़ा है, मेरे पास बायो नहीं थी, लेकिन मैं बायो चूज़ कर लूँ सीयूईटी के पेपर में, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आपको ध्यान रखना होगा कि 12th में जो सब्जेक्ट्स आपने लेके पढ़े हैं डोमेन के, वही सब्जेक्ट्स आपको सीयूईटी में चूज़ करना है। ये यहाँ पर वेरी क्लियरली मैंशन किया गया है। और साथ में आप जीएटी ले सकते हो। जीएटी आपने पढ़ी है, आप ह्यूमैनिटीज़ से थे नहीं थे मैटर नहीं करता, आप जीएटी ले सकते हो, जो कि कॉमन है सबके लिए। और लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें, देखो मार्किंग स्कीम में अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं और 1 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो वहाँ पे आपके 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपका कोई भी मार्क्स कट नहीं होता है। मोड ऑफ एग्ज़ाम हमने अगेन बात कर लिया है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन आपके होते हैं ईच में। अगर आप डोमेन ले रहे हो, यहाँ पे 50 क्वेश्चन ईच टेस्ट पेपर लिखा है। जैसे कि अगर आपने लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है, हिंदी लिया है, या फिर गुजराती लिया है, तो एक पेपर इंग्लिश का जो आपका है उसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे। डोमेन में आपने अगर 3 डोमेन ले लिया, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, तो ईच में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ईच क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपको बताया गया है कि आपके जो है 50 क्वेश्चन होंगे ईच टेस्ट पेपर में और आप 5 चूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से टोटल जो आपके मार्क्स हो गए पेपर के वो 1250 हो जाते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो आपको ईच टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट यानी कि 1 आवर का टाइम दिया जाता है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल शिफ्ट्स बिकॉज बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करते हैं। तो आपके जो एग्ज़ाम होती है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग शिफ्ट्स होते हैं, प्लस डेज भी आपके डिफरेंट होते हैं। और अगर आपने 5 सब्जेक्ट पेपर चूज़ किए हैं तो अलग अलग दिन भी पढ़ सकता है और एक दिन में 2 पेपर भी आपका पढ़ सकता है। बट ये वर्ड मत होइए कि कोलैप्स करेगा, ऐसा कभी नहीं होता। अगर हम फॉर्म की और टाइमलाइन की बात कर लें, देखिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है ये हम 2025 के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। जनरली आपका मार्च में फॉर्म निकलता है, मार्च में आप फॉर्म फिल करते हो। और इसके पहले अगर मैं देखूँ तो फ़ेब में भी फॉर्म निकलता है। इस बार ऐसा हुआ था सिर्फ कि मार्च में ही फॉर्म निकला और मार्च में ही फिल करके कंप्लीट करा लिया गया। बट जनरली फॉर्म जो है वो फ़ेब से नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि फ़ेब में नोटिफिकेशन आएगी और फ़ेब से ही आपको वेबसाइट चेक करते रहना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो डोंट वरी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फ़ेब टू मार्च तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होती है। उसके बाद जो अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो आपकी जो एग्ज़ाम्स होती हैं वो मई और जून में होती है और जुलाई एंड तक आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। जुलाई एंड के बाद आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी आपको एक्टिव होना है फ़ेब में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। हम अगर बात करें एग्ज़ामिनेशन जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसकी फ़ीस कितनी लगती है। अगर हम जनरल ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ लगता है और ओबीसी एनसीएल के लिए 900 लगता है अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं। अगर आप एक और एडिशनल सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो एक भी, तो ईच सब्जेक्ट के लिए जनरल वालों को 400, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस को 375 ऐड करना होता है। सेम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी है, 3 सब्जेक्ट्स के लिए 800 और अगर आप ऐड कर रहे हो तो 350 रुपीज़ ईच सब्जेक्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना पड़ता है। आउटसाइड ऑफ इंडिया वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे फ़ीस दिखाई हुई है। तो ये तो फ़ीस थी जिसमें चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये चेंजेस जो अभी आपको यहाँ पे फ़ीस में दिख रही है ये 2025 में की गई है, 2024 में अलग थी। तो अभी 2026 में कोई फ़ीस में चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टेप्स की, जब आपको फॉर्म फिल करना होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल करते हो अपना यूजिंग ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, उसके बाद पासवर्ड आप सेट करते हो, फिर लॉगिन करते हो, फिर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर कन्फ्यूजन होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो फॉर्म फिल करने का टाइम पे आपको सिर्फ फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। और रही बात आपकी कास्ट की, तो वो आप चेंज कर सकते हो बाद में भी, कई यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के टाइम चेंज किया जाता है। यहाँ पे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, बट एडमिशन के टाइम पे सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में तो कास्ट सर्टिफिकेट आपने कुछ भी चूज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है तो चल जाएगा। बट आपका जब काउंसलिंग होता है तो वहाँ पे सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है और अगर आप वहाँ पे चेंज भी कराना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो। लेकिन पीडब्ल्यूडी अगर आपने अभी लगाया है और बाद में आपको लगता है कि पीडब्ल्यूडी मुझे हटाना है तो वो चेंज नहीं होते हैं। हम स्कीम ऑफ अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो अगेन हमने टोटल सब्जेक्ट्स देख लिए हैं, चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर हमने देख लिया है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीवीटी आपको समझ आ गया होगा, मार्किंग स्कीम भी अगेन मैंने आपको समझाया और ड्यूरेशन आपको 1 घंटा दिया जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्या है।
देखो कोई ना एज लिमिट नहीं है यहाँ पे कि अगर आपका एज इतना है तो आप नहीं दे सकते या इतना है तो आप दे सकते हो, एज लिमिट कुछ नहीं रखा गया है। बट हाँ, कुछ कॉलेजेस में उनका अगर आप कह लो तो उनका पर्सनली ऐसा क्राइटेरिया है, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका एनटीए निकालता है अपना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का ब्रोशर, उसके बाद सभी यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना ब्रोशर निकालती हैं। जैसे आपकी बीएचयू हो गई, डीयू हो गई, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होता है, और इनकी अपनी अलग अलग भी पर्सनल क्राइटेरिया होती है। सीयूईटी एग्ज़ाम तो आपको देना है, इनकी क्राइटेरिया तो मीट करनी ही करनी है, बट आप अगर किसी एक पर्सनल कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो उसकी भी क्राइटेरिया आपको मीट करनी होती है। तो कुछ कॉलेजेस में इस क्राइटेरिया लगाई जाती है, जैसे कि बीएचयू में लगाई जाती है। तो यहाँ पे तो सीयूईटी ने कहा है कि नहीं है, बट हाँ, अगर आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हो तो आपको एज क्राइटेरिया भी फॉलो करना होगा। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, जो 12th पास बच्चा है वो सीयूईटी का एग्ज़ाम फिल कर सकता है। मार्किंग स्कीम हमने बात कर ली। -1 की नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, और 5 मार्क्स आपको अवॉर्ड किया जाता है एक करेक्ट आंसर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 13 लैंग्वेज के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं डोमेन के, जिसमें से आपको चूज़ करना होता है। ये आपकी जीटी का सिलेबस है। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि सीयूईटी एग्ज़ाम कौन दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मार्किंग स्कीम है, क्या पेपर का पैटर्न होगा, और क्या फ़ीस लगती है, और फॉर्म आपको कब फिल करना है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे यूनिवर्सिटी वाइज हम कैटेगरी या क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका क्राइटेरिया होता है कि आपने जो भी सब्जेक्ट आपको सीयूईटी में देने हैं वो क्लास 12th में पढ़े होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे परसेंटेज का भी क्राइटेरिया होता है। वहीं अगर बीएचयू में देखें तो सेम वहाँ भी है, और बीएचयू में एज क्राइटेरिया भी है। अगर आप एयू की बात करें तो एयू में ना ही आपकी एज की क्राइटेरिया देखी जाती है और ना ही आपकी मिनिमम परसेंटेज की क्राइटेरिया देखी जाती है। तो अलग अलग कॉलेजेस की ना अलग अलग क्राइटेरिया है। सीयूईटी का आप जब फॉर्म फिल करेंगे, इसमें आपको कॉलेज चूज़ करना होता है, और सीयूईटी का एग्ज़ाम देने के बाद भी फिर आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट आपको ये ध्यान देना होगा कि सीयूईटी की क्राइटेरिया मीट करने के बाद अगर आपका कोई टारगेट कॉलेज है, जैसे कि आप डीयू को टारगेट कर रहे हो या बीएचयू को टारगेट कर रहे हो या ईयू को टारगेट कर रहे हो, जामिया को टारगेट कर रहे हो, तो उनकी पर्सनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि अगर सीयूईटी में 99 भी ला लिया ना आपने या 100% भी ला लिया ना आपने, बट अगर आप उस पर्सनल कॉलेज की क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हो तो आप उसमें एडमिशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत सी बच्चों के साथ इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ कि उनके परसेंटेज तो बहुत अच्छे थे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पर्सनल क्राइटेरिया वो मीट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट राउंड में ही आउट हो गए। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे सारी अपडेट्स आएंगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।